अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी, आबनाए हुर्मुज़, जौहरी प्रोग्राम इमदाद और ईरानी असासों की बहाली जैसे मामलात पर पेशरफ्त के साथ एक मसला दूसरे मामलात पर हावी होता चला जा रहा है। इस्लामाबाद टॉक्सों, मुफाहमती याददाश्त के 14 निकात या फिर स्विट्ज़रलैंड में होने वाला एलामिया, हर सिफारती दस्तावेज़ में लबनान का मसला मरकज़ी हैसियत में रहा है। ईरान मुताद्दिद मौक़े पर मुज़ाकरात में शिरकत मौखर करता रहा क्योंकि उसका मौक़िफ़ था कि जब तक इजराइल जनूबी लबनान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद नहीं करता, किसी भी अमन अमल को मुकम्मल नहीं कहा जा सकता। ईरान पर हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह ने इजराइल के ख़िलाफ़ दूसरा महाज़ खोल दिया। इजराइल ने जनूबी लबनान पर शदीद हमले किए। ईरान हिज़्बुल्लाह को इत्तेहादी तंजीम नहीं बल्कि अपनी इलाक़ाई हिकमत अमली का बुनियादी सुतून समझता है। ट्रंप और JD वैंस इजरायली हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके, लेकिन इजरायली हुकूमत का दावा है कि हिज़्बुल्लाह अब भी सरहदी इलाकों से इजरायली शहरों को निशाना बना सकती है। नेतन्याहू ये समझ रहे हैं कि मौजूदा मौका ज़ाया हो गया तो हिज़्बुल्लाह दोबारा अपनी अस्करी ताकत बहाल कर लेगी। ईरान के पास यमन के हौसी, इराक़ी शिया मलेशियाएँ, हमास और दूसरे इत्तेहादी गिरोह मौजूद हैं, लेकिन इनमें से कोई भी हिज़्बुल्लाह के बराबर अहमियत नहीं रखता। पहली वजह जोग्राफिया है। हिज़्बुल्लाह बराह रास्त इजरायली सरहद पर है। यमन और इराक़ इजराइल से दूर है। दूसरी वजह अस्करी सलाहियत है। हिज़्बुल्लाह को दुनिया की मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता गोरिल्ला फ़ौज में शुमार किया जाता है। इसके पास हज़ारों रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स मौजूद हैं। शाम की जंग हो, दाइश के खिलाफ कार्रवाइयाँ और इजराइल के साथ मुसलसल महासाराई ने इसे भरपूर जंगी तजर्बा फराहम किया है। ईरान और हिज़्बुल्लाह के ताल्लुकात सिर्फ अस्करी या सियासी नहीं बल्कि समाजी और ख़ानदानी सतह तक फैले हुए हैं। यही क़ुर्बत इसे दीगर तमाम प्रॉक्सी गिरोहों से ज़्यादा अहम बनाती है। हिज़्बुल्लाह की बुनियाद 1982 में इजरायली हमले के रद्द अमल में रखी गई। ईरान ने इब्तिदाई से माली इमदाद, तरबियत और असलहा भी फराहम किया। अब यह सिर्फ एक अस्करी तंजीम नहीं बल्कि लबनानी सियासत, समाजी खिदमात और मईशत का भी हिस्सा बन चुकी है। 2006 की लबनान जंग इसकी बका की सबसे बड़ी मिसाल है। इजराइल ने इस जंग में हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल को फ़ौजी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। इसी तरह अक्टूबर 2023 के बाद इजराइल ने हिज़्बुल्लाह के खिलाफ बड़े हमले किए। इसके सरबराह हसन नसरुल्लाह और अहम कमांडर्स शहीद हुए, लेकिन तंजीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म न हो सकी। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अगर कामयाबी से आगे भी बढ़ते रहें तो भी लबनान का मसला मौजूद रहने का इम्कान है। लबनान में जंग सिर्फ दो फरीकों का नहीं बल्कि ईरान और इजराइल, अमेरिका और पूरे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का मामला है। अगर इजराइल हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाता रहता है तो ईरान पर अपने इत्तेहादी के दिफा के लिए दबाव बढ़ेगा। अगर तेहरान हिज़्बुल्लाह से दस्तबरदार होता है तो उसके दूसरे इत्तेहादियों का एतमाद मुतज़लज़ल हो सकता है। इस सूरत हाल में अगर लेबनान में बंदी न हो सकी तो बाकी तमाम सिफारती कामयाबियाँ आर्जी साबित हो सकती हैं। इसी ज़ाविये पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू रखेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान और अमेरिका, मुआहदे, अमन फार्मूले और मुफाहमती याददाश्तें। क्या मुफाहमत की असल आजमाइश तेहरान या वाशिंगटन में नहीं बल्कि जनूबी लबनान की सरहदों पर होगी? ज़ैगम साहब, मुज़ाकरात, बातचीत, इस्लामाबाद में बात करें, स्विट्ज़रलैंड में बात करें, हर जगह मामला लबनान इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ जो सूरत हाल बनती है वो हर चीज़ को रोक देती है। क्या ये फ्यूचर भी है इस मुआहदे का या आगे बढ़ने के रास्ते में एक रुकावट रहेगा, या ईरान जीती जंग के समराद अपने इत्तेहादी के लिए कुर्बान कर सकता है? अहमियत क्या है इसकी? आयशा, इस इस्लामाबाद प्रोसेस को 2 महीने 7 दिन लगे हैं, 67 डेज़। और इस अरसे में जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती रही है वो लबनान रहा है। जैसे ही मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जंग रुकी थी तो इसराइल ने फौरी तौर पर लबनान पे हमले किए थे ताकि जंग बंदी को ही ख़राब किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो इस वक्त भी जो फौरी और बड़ा ख़तरा है वो लबनान से है, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ़ तरह से भी कह सकते हैं कि ख़तरा लबनान से नहीं है, ख़तरा शैतान याहू से है, जो लबनान के फ्रंट को बार बार इस्तेमाल कर रहा है अमन को ख़त्म करने के लिए, अमन का जो भी चांस पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये शैतान बाज तो नहीं आएगा क्योंकि इसके मुंह को खून लगा हुआ है, इंसानियत का खून लगा हुआ है। इसको सुकून ही तब आता है जब हर तरफ लाशें हों, लोग मर रहे हों, स्कूल तबाह हो रहे हों, इबादत गाहें बर्बाद हो रही हों। तो वो लबनान को भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन लबनान के अलावा भी जो भी उसको मौका मिला
وہ اس کو استعمال کرے گا اور امریکہ میں بھی وہ بے پناہ اثر رسوخ رکھتا ہے. لیکن اس بات کو دیکھیے ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو MOU ہوا ہے اس کو کتنا خطرہ ہے, اور دوسری بات کہ جو پورا پروسیس شروع ہوا ہے جس میں آخری معاہدے تک پہنچنا ہے وہ کتنا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس MOU کو کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو مفادات ہیں دونوں پارٹیوں کے وہ بہت بڑے بڑے مفادات آن لائن ہیں. ایران کو اتنا کچھ ملا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا. مدتوں کے بعد وہ اپنا تیل کی قیمت پہ بیچ رہا ہے, پانی کی قیمت پر نہیں بیچ رہا. اس کو اس کے فروزن فنڈ ملے ہیں اور آگے مزید ملنے جا رہے ہیں. ہرمز پر اس وقت اس کا کنٹرول ہے جو پہلے کنٹرول نہیں تھا. اس نے کنٹرول واپس نہیں کیا, اس نے صرف یہ لکھ کر دیا ہے کہ 60 دن تک میں اس پر کوئی فیس نہیں لوں گا, صرف 60 دن تک. دوسری طرف امریکہ ہے جو بالکل نہیں چاہتا, ٹرمپ کو اس وقت جنگ وارے نہیں کھاتی. تو اس وقت تو ٹرمپ بھی کم از کم ان 60 دنوں میں تو ٹرمپ کو بھی جنگ نہیں چاہیے. لیکن یہ پروسیس جو چل رہا ہے اس میں بڑی بڑی مشکلات, بڑے بڑے چیلنجز موجود ہیں. نیوکلیئر پروگرام پہ اگری کرنا آسان نہیں ہے. اس نیوکلیئر پروگرام جو پہلے امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا تھا 2015 میں, وہ ایک بہت بڑا کمپریہنسو معاہدہ تھا جس میں سارے معاملات طے ہو گئے تھے. ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گیا تھا, اس میں ویپنز کا کوئی خطرہ نہیں تھا. تو اس کو ختم کر کے یہ کہا گیا کہ نہیں, ہمیں اس سے بہتر معاہدہ چاہیے. پہلے بدترین پابندیاں لگائی گئیں, 2 دفعہ جنگ کی گئی. اب کیا اس سے بہتر معاہدہ ملے گا؟ بالکل اس کا چانس نہیں لگ رہا کہ ایران سے امریکہ کو کوئی ایسا معاہدہ ملے گا جو 2015 والے معاہدے سے بہتر ہوگا. کیونکہ اس وقت صورتحال ایران کی زیادہ فیور میں ہے. تو صدر ٹرمپ لوگوں کو ایران اس فیور کو لانگر رن میں یوز کر سکے گا, جو میرا سوال تھا. جیتی جنگ جو آپ نے سمراٹ کا بھی ذکر کر دیا, 40-47 سال کے بعد جو کچھ حاصل کر رہا ہے, یہ اپنے اتحادی کے لیے قربان کر سکتا ہے ان کامیابیوں کو؟ دیکھیے صرف اتحادی کے لیے قربان کرنے کی بات نہیں ہے, بات پورے مڈل ایسٹ کے جو کنفلکٹ ہے اس کی ہے. اچھا ٹھیک ہو کہ جو پورا محاذ ہے, اگر ایران پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اور اسرائیل کو دوبارہ سے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی گئی تو پھر تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. درست ہو گیا. اس نے جو ذبح خانہ کھولا ہوا ہے پورے مڈل ایسٹ میں, وہ تو اسی طرح سے بڑھتا چلا آئے گا نا. پھر کون سی شرط ہے جو باقی رہ جائے گی؟ دیکھیں اگر ایک کلاز, ایک شرط معاہدے کی توڑی جا سکتی ہے پھر تو ساری توڑی جا سکتی ہے. درست ہو گیا. آخر ایک بات پہ اگریمنٹ ہوا ہے نا. اگر ایک اگریمنٹ ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, باقی میں فکر نہیں کرتا, تم اس کو توڑ دو, تم جا کے قتل عام کر لو لبنان میں, باقی باتیں مان لو. نہیں, اس پہ تو خیر پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ نے بھی اسرائیل سے کہا ہے کہ کسی ایک کی گرفتاری کے لیے بھی آپ اتنی تباہی, یا کسی ایک کو مارنے کے لیے بھی اتنی تباہی نہیں پھیلا سکتے. شہزاد چودھری صاحب, ٹرمپ اور JD وینس کی ناراضی کے باوجود اسرائیل حزب اللہ کے خلاف کارروائیاں روکنے پر آمادہ نہیں ہے. نیتن یاہو کے حقیقی عزائم کیا ہیں؟ صرف ان مذاکرات کو ناکام کیا جائے, ایران کی اہم ترین جو پراکسیز ہے اس کا خاتمہ ہے, گریٹر اسرائیل کی کوششیں ہیں, یا پھر داخلی سیاست ہے, صرف نیتن یاہو اپنی داخلی سیاست کو سے نکلنا چاہ رہے ہیں یا اسے ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہے کیا دراصل؟ عائشہ, پہلا دن ہے, حسن صاحب بڑے دنوں بعد آئے ہیں, ان کے لیے ایک شعر ہے. نہ ہم بدلے نہ تم بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی, کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ بدلنا تو بہت کچھ پڑتا ہے تب جا کے انقلاب کی کوئی بازگشت سنائی دیتی ہے. تو جہاں چیزیں کچھ نہ بدلے وہاں پہ انقلاب کیسے آتا ہے, نہیں آ کرتا نا. لیکن آج کا جو ابتدائیہ تھا نا آپ کا, مجھے لگتا ہے جیسے لبنان سے ڈائریکٹلی آیا ہے. اچھا ہاں, مطلب ادھر وہ دیکھیں امن جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو رہا ہے, اور ڈسکس آپ لیبنان کو کر رہے ہیں. شہزاد صاحب دیکھیں آپ یہ اب نہ کہا کریں, اب ہم جس گلوبلائزڈ ورلڈ میں جتنا ہم کنیکٹڈ ہیں, کسی جگہ کوئی چھینکتا بھی ہے تو دوسروں کو اثر ہوتا ہے. یہ بند ہوئی ہرمز تو پوری دنیا ہل گئی معیشت. اب یہ نہ کہا کریں, ہم سب جڑے ہوئے ہیں. میری عرض صرف اتنی ہے کہ دیکھیے وہ سوئٹزرلینڈ میں لوسرن میں وہ بالکل بہترین جگہ پہ بیٹھے ہوئے اس سے بہت آگے جا چکے ہیں, بہت آگے جا چکے. یعنی انہوں نے 4 ایسے گروپس بنا لیے, انہوں نے رستہ متعین کر لیا کیسے پہنچیں گے جہاں پہنچنا ہے. بڑی ہی پرومسنگ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہیں, اور مشکلات کے باوجود. اور لیکن یہ مشکلات کو ہی تو حل کرنے کے لیے گروپس بنے ہیں نا, تو رستہ نکالیں گے, بیٹھیں گے. 60 دن کا وقت ہے, اس کے اندر 60 کو پھر بڑھایا بھی جا سکتا ہے.
جب تک وہ اس جگہ پہ نہیں پہنچتے جہاں پر دونوں اطراف مل کے یہ اس سے کہیں کہ یہ جو ہمارا جو منزل ہم نے متعین کی تھی اب ہم اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. ہر ایک سب کچھ ہر ایک کو نہیں ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ سب کو ضرور ملے گا. یہی اس کی خوبصورتی ہے اس معاہدے کی. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ سٹرکچرز ہی کامیابی ہوتی ہے. سٹرکچرز بنا لیں کسی بھی مسئلے کو حل کیا جا سکتا. دیکھیے اس جنگ کے دوران اور اس ایم او یو سے بہت پہلے اور جب جنگ بندی ہوئی جو کہ یہاں اپریل کے شروع میں ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد ایم او یو ریسنٹلی جب سائن ہوا، اس کے بیچ میں اتنے موقع دیے اسرائیل نے، حزب اللہ نے، امریکہ نے اور ایران نے کہ جنگ دوبارہ کسی طریقے سے یہاں چھڑ جائے. لیکن سم ہاؤ ایک آدھ دن کے بعد ایک حملے کے بعد اس سے زیادہ ہمت کسی کی نہیں پڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فطری عمل ہوتا ہے جہاں پر یہ کہتا ہے کہ یار یہ بس اب بس ہو گئی، اب اس سے آگے ہم نہیں جا پائیں گے. جا سکتے ہی نہیں تھے، چاہے وہ جو مرضی کر لو، جس مرضی نریشن میں لے آؤ، جو مرضی بیان، جس مرضی آپ شادیانے بجا لیں، جس کیپٹل میں بیٹھ کے بجا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے جو جان جتنی جان تھی اس حد تک وہاں پہ لے کے گئے. اس کے بعد اب یہ معاملہ آہستہ آہستہ اس طرف بھی جا رہا ہے جہاں پر کس کا فطری اچھا. دوسری بات آپ کا جو سوال ہے اس کے اندر حزب اللہ کو ڈیفائن کیا جائے اس کے بارے میں سوال ہے یا اسرائیل کے بارے میں، کیونکہ دونوں ہی مختلف چیزیں ہیں. اسرائیل تو اپنی چیز سے نہیں بدلے گا ہرگز، وہ تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، اس نے تو نہیں بدلنا. جو حزب اللہ ہے یہ ایک تو سر اسرائیل کے عزائم دراصل ہے کیا؟ میں 4 آپشنز پہ بات کی نا کہ مذاکرات صرف ناکامی ہو جائے تو اسرائیل از ہیپی، ایران کے اہم ترین پراکسی کا خاتمہ ہو جائے تو اسرائیل خوش ہے، گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھنا ہی الٹیمیٹ وے ہے، یا صرف اس کی انٹرنل پالیٹکس، انٹرنل معاملات اہم ہیں نیتن یاہو کے لیے رائٹ ناؤ؟ سب کچھ امپورٹنٹ ہے. نیتن یاہو کے لیے انٹرنل پالیٹکس امپورٹنٹ ہے، اسرائیل کے لیے باقی سب کچھ امپورٹنٹ ہے. تو ایک ایسا ملک جس کے بارے میں آپ ہمیشہ گیون ہے کہ یہ ایسا ہی ہے گا، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بھی کہنے دیجئے، جیسا میں نے کسی ایک اور پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ کہا تھا کہ وہاں ایسی آوازیں بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ رستہ بہت خطرناک ہے، اسرائیل کے لیے خطرناک ہے، یہ رستہ نہیں اپنانا چاہیے. اپنے جو ہمارے عرب نیبرز ہیں ان کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہنا چاہیے، بقا کے ساتھ، باہمی بقا کی شکل کے اندر رہنا چاہیے. تو میرا خیال ہے ایسی آوازیں بھی ہیں. اب کون سی اب اگلے الیکشن کے بعد کون سی آواز اوپر آتی ہے وہ متعین کرے گا کہ اگلا چند عرصہ جو ہوگا. دوسری بات ہم ٹرمپ کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹرمپ کی عمر 2.5 سال ہے صرف اس وقت سے لے کے 2028 تک ہوگا، ہی 29 تک غالباً. تو بس اتنا ہی اس کی عمر ہے جتنی رہ گئی ہے. اس کے بعد ٹرمپ نہیں ہوگا، کچھ اور آ جائے گا. وہ ایڈمنسٹریشن بدلتی ہے، تمام پالیسیز بدل جاتی ہیں، اسرائیل کو دیکھنے کا طریقہ بدل جائے گا، لیکن اسٹریٹجیکلی وہ ہمیشہ لنکڈ رہیں گے کیونکہ وہ دونوں ملک ہمیشہ سے لنکڈ ہیں اسٹریٹجیکلی. وہ نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو دیکھیے حزب اللہ ایک لبنانی ملیشیا گروپ ہے، لبنانی ملیشیا گروپ. بے شک بڑے اچھے مسلمان ہیں، جنگجو ہیں، انہوں نے دھول چٹائی اسرائیل کو، ہم نے سب نے بہت واہ واہ کی، لیکن لبنانی ملیشیا گروپ ہے. اب اگر پاکستان اس پہ جا کے کنٹرول کر لے مثال کے طور پہ، اور پاکستان اس کے اوپر کہہ لے، تو پھر کیا یہ مناسب ہوگا کہ پاکستان کے کنٹرول میں گروپ ہے؟ ہم کتنی آسانی سے یہ باتیں کر جاتے ہیں، لیکن جب ارد گرد دیکھتے ہیں اپنے، محسوس ہوتا ہے کہ یار باقی ممالک جب اس قسم کی حرکت کرتے ہیں ہم تو بہت شور مچاتے ہیں. تو اسرائیل اور ایران کی کانٹیکس میں ہمیں سب کچھ مختلف انداز سے دیکھنا پڑتا ہے. آج دن ایسا ہے کہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، اس طرف نہ لے کے جائیں بات چیت کو. یہ کہیں کہ انشاءاللہ اللہ کرے گا یہاں سے بہتری کے رستے نکلیں گے، اور میں مغربی ایشیا کا بہت اچھا مستقبل انشاءاللہ. حسن نثار صاحب، ایران اور امریکہ میں تمام ہی معاملات طے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کو منایا بھی جا رہا ہے، ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں. لبنان بار بار ایک رکاوٹ بنتا ہے. جنگ بندی میں اگر کوئی ناکامی ہوتی ہے، معاملات ہاتھ سے نکلتے ہیں یا مڈل ایسٹ کسی نئی جنگ کی طرف جاتا ہے، تو کیا لبنان ایک بڑی وجہ ہوگا اس پوری صورتحال میں؟ دیکھو بھائی، مجھے تو بکتاہٹ ہونے لگی ہے اس موضوع سے ہی، اور میری جو اپنی سرحدوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کا اگلا سوال اس کی ایک جھلک ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو سکتا ہے، مجھے صرف اس سے دلچسپی ہے. اس کی وجہ ہے نہ ہمارے تبصروں نے یہ کام شروع کروایا تھا، تو نہ ہمارے تبصروں پہ یہ ختم ہوگا. اس کو اپنی جو کہ نیچرل ایک اینڈ ہے اس تک پہنچنے دیں، اتنی کیا ضرورت ہے؟ زیغم صاحب نے، شہزاد صاحب نے جو کہہ دیا اس پہ گزارا کریں، مجھے معافی رکھیں.
आमिर अहमद खान साहब, 1982 में रेगन से लेकर बेगन और अब ट्रंप से नेतन्याहू तक, ये पूरी एक तारीख है कि अमरीकी सदूर जितने भी रहे, ज़बानी कलामी ही इसराइल को लेबनान पर हमलों से रोकते भी रहे और उसकी मजम्मत भी करते रहे। 4 दहाइयों से ज़्यादा गुजर गए, मामला आज भी वैसे का वैसा ही है। मुसलसल जंगें और हमले भी हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं कर सके, इसराइल की ख्वाहिश भी ख़त्म नहीं कर सकी है। कितनी अहमियत है लेबनान की इस पूरी सिचुएशन में? क्या मेक एंड ब्रेक तक इस पूरे मामले या कॉन्फ्लिक्ट को ले जा सकता है? आयशा, बहुत आगे का मामला है लेबनान से या 60 दिनों से, या ये जो मौजूदा बातचीत हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये सारा मेरी जहाँ तक मुझे समझ आई है सारी सूरत हाल की, मुझे लगता है कि इससे बहुत आगे की बात है। देखिए, मैं ये अगर ये सोचूं कि अगर मैं एक ज़ायनिस्ट हूँ, ठीक है, मैं सहूनियत का पैरोकार हूँ, मेरा वर्स्ट नाइटमेयर, मेरा बदतरीन डरावना ख्वाब क्या होगा? वो इस खत्ते के अंदर एक ऐसी ताकत जो मुझसे खुल्लम खुल्ला इख्तलाफ करती है, जो अस्करी एतबार से मेरे से नहीं डरती है। हमने 50 साल से उसको दबाया हुआ है, सारी दुनिया ने मिलकर, और खास तौर पे जिसमें बहुत बड़ा रोल इजराइल का अमेरिका के ऊपर इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से उसको दबाया हुआ है। अब उसके बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि ना सिर्फ अमन हो जाएगा, उसके ऊपर मजीद हमले नहीं किए जाएंगे, बल्कि जो उसके फ्रोजन एसेट्स है वो अनफ्रीज करने के अलावा भी $300 बिलियन का एक प्राइवेट सेक्टर फंड उसके लिए क्रिएट किया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर फंड के डायनामिक्स ये होते हैं आयशा, कि वो एक दफा सेटअप हो जाता है तो फिर प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर कर लेता है और वो अपना मोमेंटम खुद जनरेट कर देता है। अब एक इस तरह का इराद जो ना भी निकाल भी दें आप इस $300 बिलियन के प्राइवेट सेक्टर फंड को, वो सिर्फ अपना तेल, जैसे कि ज़ाहिर खान ने कहा ना कि तेल अब तेल की कीमत पर वो बेच सकता है, पानी की कीमत पे नहीं बेचना पड़ेगा उसे, वो सिर्फ अपना तेल की कीमत पर ही बेचते। तो जिस मुल्क ने 50 साल की पाबंदियों के मातहत अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस हद तक डेवलप कर ली है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर को उसने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए हैं। अगर उसके पास एक खुली छुट्टी हो और वो ये सारे वसाइल हों और वो माशी एतबार से दुनिया के अंदर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सके, तो आप सोचें कि वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। उसने बगैर दुनिया की किसी किस्म की मदद हासिल किए हुए ईरान को एक डिसफंक्शनल स्टेट या एक गरीब थर्ड वर्ल्ड टूटा फूटा मुल्क नहीं बनने दिया। तो अगर उसके पास ये वसाइल है तो वो कहाँ चला जाएगा? और अगर वो वहां पर पहुंच गया तो फिर मेरी सहूनियत और मैं जिस सहूनी नुक्ता नजर का पैरोकार हूँ, वो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? सो ये लड़ाई जो है, इसमें लेबनान भी एक बहाना है, ये 60 दिनों का पीरियड भी जो है वो एक आजी आप कहिए कि एक जंगबंदी जिसके अंदर चले बातचीत का झाका दे लेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि ओबामा दौर में जो JCPOA वाली एग्रीमेंट हुई थी उससे बेहतर अमेरिका को कुछ हासिल हो जाए। ये सारी नक्शेबाजी है, ये सारी उसको टूथ पॉलिश लगाने की ये बात है। और एक चीज जिसके ऊपर अब दुनिया थोड़ी सी जहां से उम्मीद की किरण देख रही है वो ये कि ये जो नौजवान तबके की राय अमेरिका के अंदर इसराइल के बारे में बदली है, शायद आगे जाके उससे कुछ निकले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात जो है वो ये नौजवान तबका नहीं कंट्रोल करता, वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। वो 70-80 साल बंदे जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, जो अरबपति लोग हैं और जिनके अरबपति होने की एक बहुत बड़ी वजह इसराइल है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये लबनान का नाम लेना या हिजबुल्लाह का नाम लेना कि वो कितनी उनकी अहमियत है, वो वक्त के साथ साथ बदल जाएगी। जंग के शुरू में नहीं थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है, कल को फिर नहीं होगी। बुनियादी मसला ये है कि जब तक ये सहूनी नुक्ता नजर इसराइल के अंदर मौजूद है और उसकी इसराइल के अंदर हिमायत है, ये जिस तरह के अमन की वेस्ट एशिया के अंदर बातें हो रही हैं, पता नहीं आयशा, शायद मैं पेसिमिस्टिक हूं इस मामले के अंदर, मुझे तो ये पता नहीं। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कौमी असेंबली से एक बिल मंजूर करवाया गया है वजारत IT की जानिब से। महीनों काम करके जो बिल मंजूर किया गया है वो कहता है घर आपका, ज़मीन आपकी, जगह आपकी, दुकान आपकी, मर्जी होगी कंपनियों की और हुकूमत की। ये क्या तैयारी थी, ये क्या बिल था और क्यों इतना मुतनाज़ बिल कौमी असेंबली से पास हो सका? इस ब्रेक के बाद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। कौमी असेंबली से फाइनेंस बिल की आड़ में जल्दबाजी में मंजूर किए जाने वाला पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल एक संजीदा तनाज़ा बन गया है।
एक ऐसा मामला जो बराह रास्त शहरियों की निजी मिल्कियत और बुनियादी हुकूक से जुड़ा हुआ है। इसे न खुलकर बहस के लिए पेश किया गया और न ही इस पर तफसीली बहस हुई। बिल की शिक 27A और 27B में टेलीकॉम कंपनीज को यह हक दिया गया है कि वो टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टावर्स या फाइबर बिछाने के लिए निजी या सरकारी ज़मीन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। तरीक़ाकार यह है कि कंपनी मालिक को नोटिस करेगी। अगर 30 दिन तक कोई जवाब ना दिया जाए तो टेलीकॉम कंपनी मामला हुकूमत के पास ले जाएगी। यानी एक आम शहरी जो इस ज़मीन का मालिक है उसको बैठे बिठाए कानूनी और टेक्निकल मामलात में डाल दिया जाएगा, जबकि बाज़ सूरतों में दरख्वास्त को खुद ब खुद मंजूर शुदा समझ लिया जाएगा। सादा अल्फाज में इसका मतलब यह है कि आपकी खामोशी को आपकी हाँ समझा जाएगा, और अगर आप इनकार करें यानी इस अमल में ताख़ीर और रुकावट डालेंगे तो आप पर 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। यही वो नुक्ता है जिसने इस कानून को मुतनाज़िर और ख़तरनाक बना दिया। सूरत हाल में मजीद उलझन उस वक्त पैदा हुई जब बिल पेश करने वाली वज़ीर ममलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ने खुद ये गलती तस्लीम की कि बिल की लैंग्वेज में मसाइल हैं जिनको ठीक करना ज़रूरी है, मगर इसके बरक्स उन्हीं की वजारत ने प्रेस रिलीज जारी करके बिल का फिर भरपूर दिफा किया। तहम जो वजाहत पेश की गई है वो खुद बिल के असल मतन से मुकम्मल तौर पर मुताबिकत नहीं रखती। मामला बिगड़ने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 10 रुकनी कमेटी कायम की, जिसके पहले इजलास के बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि निजी जायदाद पर कब्जे या टावर्स लगाने का कोई इरादा नहीं, कानून में वजाहत शामिल की जाएगी। ऐसे में अहम सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई इरादा नहीं था तो फिर कानून में वाज़ेह तौर पर ऐसा क्यों लिखा गया। काबीना, असेंबली फ्लोर्स और कमेटियां किसी भी जगह पर ऐसे गासिबाना कानून पर कोई एतराज़ क्यों ना उठाया गया। और सबसे अहम सवाल ये कि आइन का आर्टिकल 24 जो शहरियों के जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का हक, क्या ऐसे कवानीन आइन के फंडामेंटल्स की खुली खिलाफ वर्जी नहीं है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। घर आपका मर्जी हुकूमत की। टेलीकॉम कंपनीज जहां चाहें टावर लगा सकती हैं। इनकार की सूरत में 5 करोड़ तक जुर्माना। मुतनाज़े बिल क्यों हुकूमत आर्टिकल 24 जो कि शहरियों की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ का आर्टिकल है उसके मुतसादिम कानून लाना चाहती है। ज़ैरम खान साहब महीनों इस पर काम किया और फिर जो बिल लाए वो मुतनाज़े है। वो कहता है मकान, दुकान, ज़मीन, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर टेलीकॉम कंपनी बनाना चाहे तो बना सकती है, आप ना करेंगे तो करोड़ों का जुर्माना है। ये 6-6 महीने काम करके वजारत से लॉ मिनिस्ट्री से कैबिनेट डिवीजन, फिर काबीना, फिर असेंबली, ये कर क्या रहेंगे सब मिलकर? आयशा, एक बहुत बड़ा शेक्सपियर शनास है जिसका नाम है एंथनी बर्जेस। बर्जेस ये कहता है कि अगर हालात एब्सर्ड हों, अजीबो गरीब हों, तो फिर एक ही बात पे आप हंस भी सकते हैं, रो भी सकते हैं। हंस कर भी रो सकते हैं, रो कर भी हंस सकते हैं। हम हंसे या रोए? चलें, खुशी का दिन है, आज हंस लेते हैं। आज हंस लेते हैं। मैं आपको जोर से हम सब हंसेंगे। क्या हुकूमत है, क्या वजारतें हैं जी। अभी थोड़ी देर में आप हंसेंगे, मैं आई प्रॉमिस यू। देखिए, जिस तरह के काबिल नौजवान बैंक में 25,000 रुपए पे इंटर्न लगते हैं, अगर वो शाही ख़ानदान में पैदा हो जाएं तो सीधे किसी टेक्निकल मिनिस्ट्री के वज़ीर लग जाते हैं। आज से 10-15 साल पहले तक जो अरब बादशाहतें थी उनकी आधी काबीना में शाही ख़ानदान होते थे। आज आप देखिए वहाँ सारे काबिल टेक्निकल लोग भरे हुए हैं, लेकिन जो हमारा शाही ख़ानदान है वो कहता है नहीं, आधी वजारतें तो ऐदर रख दो ना शाही ख़ानदान के लिए, बाकी आधी पे सोचते हैं कि किधर जाएगी किधर नहीं जाएगी। अब आप ज़रा पॉजिटिव हो के सोच लेते हैं। आप तसव्वुर करें, कोई आपके घर पे कुंडी खड़काता है और कहता है कि देखें ये सेन में बीच में जहाँ बाबा जी की मंजी पड़ी है ना, यहाँ पे हमने खंबा ठोकना है। आप ज़रा पॉजिटिव हो के सोचें, वहाँ खंबा लग जाएगा तो उसके साथ झूला लगा दें, बाबा जी झूले जाए कर लेंगे। कुछ साइड लेने वाले कह रहे हैं कि वो पैसे भी देंगे कि लोगों के लिए भला हो जाएगा कि आपको किराया। ये काम तो पहले भी चल रहा है, जहाँ उन्होंने लगाने खंबे लगा के पैसे हो रहे हैं। ये जबरदस्ती का कानून क्यों? पैसे भी देंगे, आप खंबे के ऊपर चढ़ के हमसायों को भी देख सकते हैं, आपका जो है वो सिग्नल भी इतना जबरदस्त आएगा। तो यही तो सवाल है ना कि क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? जब इतने फायदे हैं तो क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हैं? और आखिरी बात आयशा, आपके दारुल खिलाफा में जहां सारे खलीफा पाए जाते हैं 140 जेली हाउसिंग सोसाइटीज हैं, दर्जनों गायब हो चुकी हैं, हजारों घरों समेत गायब हो चुकी हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइड कहता है कि शहरियों का 5 खरब रुपया डूब चुका है। पहले ही घर गायब हो चुके हैं, उन घरों के साथ 5 खरब रुपया गायब हो चुका है। हम रो किस बात पे रहे हैं? घर में खंबा लगने पे। हम तो हंस रहे हैं।
यार खुश आपने हो, कहा हंसे, उस आज हंसने बच्ची का की दिन है। काबिलियत की दाद दें, उस बच्ची की काबिलियत की दाद नहीं, दें, उन्हीं की ना दें, और पूरी खंबे लॉ लगवाएं मिनिस्ट्री की चुपके भी से। काबिलियत की दाद दें, और फिर वहां से कैबिनेट डिवीजन जी, और जी। काबीना की काबिलियत, और फिर पूरे 350 जो असेंबली में बैठे उनकी भी काबिलियत को दाद है। मगर आपने पाइड का जिक्र किया तो आमिर साहब, आज मैं पढ़ रही थी, पिप्स नाम से भी इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सर्विसेज, जो ट्रेनिंग कराता है अरकान पार्लियामेंट की तरबियत के लिए कायम किया गया है कि वो समझे अखलाकियात, बुनियादी हुकूक, अवामी मफादात, तरजीह, किस तरीके से उनका कंडक्ट होना चाहिए बीइंग पार्लियामेंटेरियन। ये जो निजी जायदाद पर कब्जा करने का वजीर कानून कह रहे हैं कोई इरादा नहीं था, तो ये कानून वजारत कानून से होकर ही आया है। ये पढ़ लिख ना सके सबके इसमें क्या लिखा और ये क्या कह रहा है कानून? सब ने पढ़ा होगा आयशा, और सब ने लिखा होगा। मसला पता है कहाँ खड़ा होता है? देखें, यूके के अंदर जब ब्रॉडबैंड की पॉलिसी डिफाइन हुई थी तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था, उन्होंने टेलीकॉम्स को कहा था कि आप ये नहीं कर सकते कि बरतानिया के बड़े बड़े शहरों के अंदर तो आप जगह जगह फैल जाएं, कोने कोने फैल जाएं, और दूर दराज के एरिया जो है आप निगलेक्ट करते हैं। तो जिसने जितना भी इन्वेस्टमेंट करनी है और जितना भी उसको शेयर चाहिए है इन लाइसेंसेस का, उसको हमें यकीन दिलाना होगा कि ये जगह जगह कोने कोने फैलेगी। दूसरी चीज उन्होंने ये कही थी, ये जानते हुए कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जो है ये 24/7 काम होता है। इसमें हुकूमत और वो जो प्राइवेट इदारे, जो टेलीकॉम के इदारे होते हैं, उनके अंदर कॉन्स्टेंटली काम हो रहा होता है, क्योंकि आप एक इवॉल्विंग डायनामिक के साथ डील कर रहे होते हो। आप जब काम शुरू करते हो तो 10 साल के बाद जिस जगह पे आपने काम शुरू किया होता है उस जगह का हुलिया बदल चुका होता है, आबादी बढ़ चुकी होती है, नए बस्तियां और नए मकानात और नई हाउसिंग सोसाइटीज वहां पर बन चुकी होती है, एग्रीकल्चर लैंड बदल के अर्बन यूज के अंदर आ चुका होता है। तो आपको एक कांस्टेंट डायलॉग में रहना होता है हुकूमत के। हमारे यहाँ देखें, हम इंडिविजुअल्स को हम उनको तनकीद कर देते हैं, उनके तरीकाकार पे तनकीद कर देते हैं। हमारे यहाँ एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और डेवलपमेंट का कल्चर ही नहीं है। यहाँ होता क्या है, किसी ने नुक्ता उठाया और टेलीकॉम कंपनीज को एक ये जेन्युइन मसला है ना कि वो कई टावर तो लगा देती है प्राइवेट लैंड के ऊपर, कल को कोई खटपट हो जाए, किसी को ज्यादा पैसे चाहिए, वो कहता है कि नहीं जी, आप मेंटेनेंस के लिए भी आपका क्रू हम अपने घर के अंदर नहीं दाखिल या अपनी जमीन के अंदर नहीं दाखिल होने देंगे, जो कि एक मामूली सा मामला है। एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंदर ये एक बहुत मामूली सी चीज है। उन्होंने वो बात कर दी, आपने अपना सारा फोकस इस चीज के ऊपर रख दिया। यार, जब तक आपकी एक ब्रॉड बेस्ड पॉलिसी नहीं होगी जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक आंख से सोच रही होगी, आपका ख्याल है कि आप एक जगह पर ये जैसे पतंग, वो बसंत के अंदर पतंग में ना, वो जिसके पास नई पतंग खरीदने के पैसे नहीं होते, वो चेटियां लगा लगा के पुरानी पतंग को जिस हद तक इस्तेमाल करता है वो करता रहता है। तो ये चेटियां लगा लगा के हुकूमत हो रही है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। हसन निसार साहब, ये कहा गया कि बिल की लैंग्वेज में मसला है जो कि वज़ीर मुमलिकत ने तस्लीम किया, वज़ीर IT शिजा फातिमा ने। क्या वाकई बिल की लैंग्वेज में मसला हो गया है? जानबूझकर कोई टेक्निकल ब्लंडर किया गया है, कंफ्यूजन फैलाई गई है, ये करना वही चाह रहे थे जो पकड़ा गया है? देखें आयशा, सिर्फ यही नहीं कि मुझे तो लगा है जैसे किसी ने गाली दी हो आवाम को। तफसीलात में मैं नहीं जाता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है बहुत, और कई सालों से और मसलसल, और किस तरफ जाएगी बात उस पर मैं बात नहीं करता। हमारे यहाँ हर शय को एब्यूज़, मिसयूज़, डिस्टॉर्ट और वल्गराइज किया जाता है। हमने तो ये खिलवाड़ मुसलसल अपने आइन के साथ कर रखा है। अच्छा, वो कहते हैं ना, सनसेट टू सनराइज, राउंड द क्लॉक, भयानक, फोश, गलीज हिमाकतें और गलतियां, जिनमें एक ये भी शामिल है। मेरे नजदीक ये अवाम को गाली देने के मुतरादिफ है। हाउ डेयर यू, मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। ये कॉलोनी है इन लोगों की, बूथियां चुक के आ जाते अजीबो गरीब फजूल बातें करने। ये सुन के ही कराहत आती है। होना ना होना फिर अदलिया शदलिया देखेंगे, फलाना टमकाना, तो काम लंबा चलेगा। प्राइवेसी है बर्बाद कर रहा है। 5 करोड़ जुर्माना, अजीब लुटस्तान है यार। ठीक हो, ठगों का सारा एक ठेका उनको दिया हुआ है। वल्गर है ये। दुरुस्त है।
शहजाद चौधरी साहब, ये महीनों इस पर काम हुआ और फिर ज़ाहिर एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू ये कैबिनेट से होता हुआ कौमी असम्बली से पास हुआ और फिर खैर सेनेट की कमेटी में ये पहुंच के पकड़ा गया, जहां पर इसको रोक लिया गया। सेनेटर अफनानुल्लाह और सादिया अब्बासी के नाम आ रहे हैं और फिर ये रिपोर्टेडली जब मीडिया में आया, इस पर पूरा शोर शराबा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको चैलेंज किया जाने लगा। अब सवाल ये कि अब अपोजिशन भी कह रही है कि या तो हटाया जाए, वजीर IT को हटाया जाए, बिल पेश करने वालों को पूछा जाए। आपके ख्याल में वजीर आज़म ने एक कमेटी बना दी है, उसमें भी 3 वजीर वही हैं जो कि बनाने के वक्त से यानी प्रोसीजरल कहीं ना कहीं मौजूद हैं। ये हुआ क्या है? गलती हो गई है, तस्लीम कर लेनी चाहिए, जिससे हुई है उसको हटा देना चाहिए? कैसे कंक्लूड करेंगे इसको? देखिए, खादा पीता लायदा ते बाकी अहमद शायद, ये है क्रक्स। अहमद शाह आजकल मुख्तलिफ नामों से आता है, लेकिन है अहमद शाह ही असल में बीच में बैठा हुआ। तो ये है आपकी कहानी मुकम्मल तौर पे। दूसरी बात, रऊफ क्लासरा को सलाम करने को जी चाहता है, जो कि इसको पब्लिक डोमेन में लेके आया। लफ्ज क्या है? पब्लिक डोमेन। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पब्लिक डोमेन के नहीं है। अवामी नुमाइंदे जिनको कहते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो ये काम ना होता। तो पब्लिक डोमेन में कौन लेके आया? रऊफ क्लासरा। तो इसलिए ये कॉन्फ्लिक्ट अहमद शाह की और बाकी अवाम की बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गई। तीसरी बात, मुझे हैरानगी है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास अपनी ज़मीन नहीं है, उन लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं। हैरानगी की बात है या नहीं? जितनी यहाँ पे कॉलोनियाँ और ये रेजिडेंशियल एरियाज और सारा कुछ बनता है, ये इनके पास ज़मीन नहीं है करने के लिए। चौथी बात, फाइनल बात करता हूँ। जब 10वीं जमात के अंदर बच्चे आते हैं ना क्लास में, स्कूल में, तो आपको पता होगा कि एक बैक बेंचर्स का ग्रुप होता है। हम सब 10वीं से गुजरे हुए हैं, तो बैक बेंचर्स का ग्रुप होता है। वो जब इम्तिहान जिस दिन होना होता है, तो बैक बेंचर पूछते हैं जोर जोर से 1-2 पढ़ाकू लड़कों से कि यार तुसी पढ़ लिया है ना? वो कहते हैं जी असी पढ़ लिया। उन्हें कहा फिक्र वाली गल कोई, ठीक है ना? तो वो ये कमेटियां हैं आपकी, जो कि 10वीं के बैक बेंचर्स की तरह काम करती हैं। ये पूछ लेती हैं तुसी पढ़ लिया है? एक आदमी कहता है मैं पढ़ के आ गया, सब ठीक है, पास कर दो, पास हो जाता है। और आपकी हुकूमत का कारोबार जो है इस तरीके से चलता रहता है। और टेक्नोक्रेट्स से वो 2 सेक्रेटरी जिन्होंने ये इसको बिल को बनाया था, टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं ना, 2 टेक्नोक्रेट्स हैं जिन्होंने इसको बनाया था। प्राइवेट सेक्टर से लाके उनको सेक्रेटरी लगाया गया और उन्होंने आपके लिए ये खड़ा कर दिया। तो अब कहाँ से लोग आएंगे? मेरे ख्याल में हर रंग में, हर कलर में अहमद शाह पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। तो बात यहाँ तक पहुँची है कि दोनों सूरतों में अवाम के साथ ज्यादती करने की कोशिश थी। आप हंसना चाहें या रोना चाहें, पकड़ी गई है हुकूमत इस पूरे मामले पर। यहाँ से आगे देखना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस बिल को किस हालत में मुकम्मल तौर पर लागू करते हैं, कानून बनाकर पीछे हटते हैं, वज़ीर को पूछते हैं या किसी को कुछ पूछे बगैर ही आराम फरमाते हैं। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।